जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेरित में स्वागत है। आज का विषय है नक्षत्रों की सीरीज में हम जो बात कर रहे हैं उसमें 7वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र। जैसा कि नाम बताता है पुनर्वसु यानी कि फिर से वसु, टू रीगेन स्ट्रेंथ, टू रीगेन लॉस्ट थिंग्स। इसका मतलब यही है। जैसे पिछला नक्षत्र हमने देखा था आर्द्रा नक्षत्र था, जिसमें कन्फ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है, कैओटिक सिचुएशन है और मेंटल एबिलिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसमें इमोशनल कम है। इस नक्षत्र में ये मेंटल के साथ साथ इमोशनल एलिमेंट भी साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तो वाटर कंटेंट है, इसमें अर्थ एलिमेंट है। दूसरा, जैसे बरसात के बाद एक बहुत ही खुशबू और एक बहुत ही सुहावना सा महसूस होता है ना, तो वैसा ही इस नक्षत्र का नेचर है कि आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे बहुत ही एक अच्छा वातावरण है, एक बहुत ही सुगंधित महसूस हो रही है और एक इच्छा हो रही है कुछ फिर से जीने की, फिर से कुछ करने की। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर महसूस होती हैं। अब इसकी डेटी जो है यानी कि देवी जो है इसकी अदिति है। अदिति यानी कि द मदर ऑफ एबंडेंस, इसे स्पेस भी कह सकते हैं, जिससे मोमेंट वगैरह जुड़ी हुई है। तो इस सब में ये क्वालिटीज़ भरपूर हैं। इसलिए क्योंकि इसके स्वामी गुरु हैं, तो गुडनेस है, इसमें स्ट्रेंथ है और साथ में काफ़ी ज्ञानवर्धक भी हैं। तो इसलिए ये नक्षत्र काफ़ी अच्छा कहा जाता है। इसकी बाकी क्वालिटीज़ भी आपसे डिस्कस करता हूँ। इससे पहले कि मैं डिस्कस करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा कोई भी आपको सुझाव देना हो, कोई प्रश्न हो आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, उसका आपको उत्तर मिलेगा। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, उससे आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। तो आइए बाकी का हिस्सा पुनर्वसु नक्षत्र का शुरू करते हैं। अब पावर टू रीगेन, ठीक है, नर्चरिंग और हारमोनियस रिलेशनशिप इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें मेंटल एबिलिटी और इमोशनल, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जैसे बच्चे होते हैं ना कि आर्द्रा नक्षत्र में अगर देखे जाए तो बहुत ही नॉटी, हर वक्त शरारत करना, हर वक्त कोई ना कुछ ऐसी चीज़ करना जिससे लोगों को परेशानी हो, सिचुएशन ऐसी बना देते हैं। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो इन सब चीज़ों के बाद एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हो जाता है। उसे कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलने लग जाती है और उसकी समझने में आने लग जाती है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या करना है। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर थोड़ा सा समझदारी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इससे बिल्कुल यही है। लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, क्योंकि एक तो ये पैसिव नक्षत्र है, क्योंकि स्पेस इटसेल्फ इज पैसिव। स्पेस में मूवमेंट है, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस भी है। तो इस वजह से इनके साथ एक चीज़ खास होती है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बार फेल हो जाते हैं और सेकेंड अटेम्प्ट में निकल भी जाते हैं। ये भी इनके साथ देखा गया है अक्सर। तो ये इनकी खास क्वालिटीज़ होती हैं। और कास्ट में देखा जाए तो वैश्य कास्ट है और मेल कहेंगे, इनके सेक्स वगैरह अगर देखें तो। बॉडी पार्ट्स में देखें तो फिंगर्स और नोज़ इससे जुड़े हुए हैं। डायरेक्शन इनकी वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। सात्विक गुण है इनका,
क्योंकि जुपिटर जो है वो इनके स्वामी हैं। इससे जुड़े हुए प्रोफेशन जो है वो है आपके ट्रेडर्स, सेल्समैन, दूसरा आपके ट्रैवल एंड टूरिज़म हो गया, क्योंकि स्पेस से रिलेट है तो मूवमेंट वाले चीज़ें सारी इसमें आती हैं। आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सब इसमें जुड़ी हुई हैं। दूसरा जो रिलीजियस प्लेसेस में हैं, जैसे पंडित लोग हैं जो मंदिर का रख रखाव करते हैं, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के हेड जो होते हैं, वो सब इस नक्षत्र से ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। और जिनका मून साइन जो है वो पुनर्वसु में होता है, जैसे कि भगवान राम का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि बहुत ही मर्यादा पुरुष थे। और लेकिन एक बात है कि उनको भी हर चीज़ में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, दूसरी बार ज़्यादा सफलता मिली थी, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसलिए थोड़ा सीरियस नेचर के ज़रूर हैं, पैसिव भी हैं, लेकिन बहुत ही राइट अप्रोच होती है। और हर चीज़ का एक तुलन, जो हर सिचुएशन को आंकलन जो है वो बहुत अच्छा करते हैं कि किस तरीके से कैसे व्यवहार करना चाहिए हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये इनके अंदर खासियत होती है। और महीना इनका जो जुड़ा हुआ है, पौष महीना का पहला हिस्सा और 8वीं तिथि जो है, महीने की 8वीं तिथि जुड़ी हुई है इससे, नक्षत्र से। इसका जो क्योंकि 3 भाग पड़ते हैं मिथुन राशि में और 1 भाग पड़ता है कर्क राशि में। तो पहले जो पद है वो पड़ता है पुनर्वसु नक्षत्र का मेष राशि में। तो मेष राशि में जब पड़ता है तो मेष राशि के जो है काफ़ी एग्रेसिव नेचर होता है, काफ़ी एक्टिव होते हैं काम वाम में भी, और मूवमेंट भी इनके अंदर काफ़ी होती है। तो ये सबसे प्रोडक्टिव कह सकते हैं इनको, पैसिवनेस इनमें कम होती है। जो दूसरा जो पदा है वो पड़ता है टॉरस में। अब ये ज़्यादातर कंसर्न रहता है आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे, तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो उस चीज़ों में ये ध्यान ज़्यादा रखते हैं और उसमें ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। उसके अलावा तीसरा पद जो है वो पड़ता है जेमिनी में, जो कि ज्ञान की राशि है और ज्ञान के उसमें पड़ता है। तो यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी काफ़ी होती है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान की चीज़ों से जुड़े रहेंगे उतना आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और उसमें वृद्धि करते रहेंगे। तो ये खासियत रहती है इनकी। चौथा पद जो है वो कर्क राशि में पड़ता है और ये एक किस्म से वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम तीसरा पद भी है और वर्गोत्तम चौथा पद भी है। चौथा पद वर्गोत्तम जब होता है तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें, एक तो नर्चरिंग नेचर है, दूसरा इमोशनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाते हैं ये। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं और जिससे इनके जो है अपने काम के प्रति जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उसको दे लेते हैं और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें, और दूसरा इनका बड़ी केयरिंग नेचर होता है, मदरली नेचर होता है। तो ये इनके अंदर खासियत रहती है। तो पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में जहाँ तक जो मैंने जानकारी आपको दी है, मेरा ख्याल आपके लिए ये काफ़ी है। और इसके अलावा अगर कोई भी और चीज़ अगर आपको लगती हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका ज़रूर उसका विवरण दूंगा। धन्यवाद।